हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक हमारा एंटार्क्टिक रीजन पे है कि एंटार्क्टिक में जो टेम्परेचर्स हैं वो 30-40 डिग्री से ज़्यादा जा रहे हैं। यानी जितना नॉर्मल टेम्परेचर वहाँ पे होना चाहिए उससे ज़्यादा 30 डिग्री सेल्सियस 40 डिग्री सेल्सियस जा रहे हैं। दैट इज़ ह्यूज। इस क्या रीजंस हैं, इसके पीछे क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे। पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। बाकी आप कोई भी कोर्स स्टडी IQ पे लेना चाहते हैं तो आप मेरा डिस्काउंट कोड यूज़ कर सकते हैं VERO33। इस पर 33% ऑफ आपको मिलेगा। अब देखिए, यहाँ पे हम अर्थ के दोनों पोल्स की बात कर रहे हैं, नॉर्थ पोल की भी और साउथ पोल की भी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट वेव्स हो रही हैं जिससे वार्मिंग हो रही है। कुछ पार्ट्स हैं अंटार्कटिका के, यू कैन नॉट से होल अंटार्कटिका, बट सम पार्ट्स अंटार्कटिका के जहाँ पे रिपोर्ट किया गया 40 डिग्री सेल्सियस वार्मर देन एवरेज। एवरेज जितना टेम्परेचर होता है, नॉर्मल जितना टेम्परेचर वहाँ पे अभी होना चाहिए, उससे 40 डिग्री ज़्यादा ऑब्जर्व किया गया है। और आर्टिक में भी सेम चीज़ देखी गई, 30 डिग्री सेल्सियस वार्मर देन एवरेज। तो आप यहाँ पे 30 to 40 डिग्री, तभी मैंने कहा कि 30 डिग्री आर्टिक और 40 डिग्री अंटार्कटिक हमारा नॉर्मल से जो उसका एवरेज टेम्परेचर है उससे ज़्यादा टेम्परेचर वहाँ पे ऑब्जर्व किया गया है। नाउ यू कैन रीड वेरियस प्रिंट मीडिया पे भी ये वाली न्यूज़, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सट्रीम्स ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस अबव नॉर्मल। और यहाँ पे आप देखिए 70 डिग्रीज, वैसे 70 कुछ जगह बता रहे हैं, बट यू बेटर मेंशन 30 to 40 डिग्री इन योर एग्जाम्स। यहाँ पे आप देखिए ग्लोब के दोनों तरफ से लिया गया है। दिस इज़ द एंटार्क्टिक रीजन, दिस इज़ द आर्टिक रीजन, राइट, आपको दिखाने के लिए। अब वेदर स्टेशंस जो है एंटार्क्टिका में, वहाँ पे ये शैटर्ड रिकॉर्ड्स नोट किए गए। फ्राइडे की बात है, 18 मार्च की बात है। अब जो एंटार्क्टिक है इस टाइम पे वहाँ पे एकदम फ्रीजिंग शुरू हो जानी चाहिए। एंटार्क्टिका वाले रीजन की मैं बात कर रही हूँ क्योंकि ऑटम आने वाला है, तो वहाँ पे अब फ्रीजिंग धीरे धीरे शुरू होनी चाहिए। और आर्टिक अब धीरे धीरे विंटर से बाहर आ रहा है, लेकिन दोनों ही जगह टेम्परेचर्स में बहुत ज़्यादा नॉर्मल से डिफरेंस पाया गया। कंकार्डिया स्टेशन जो है वो देखा गया कि वो वार्मर है देन एवरेज, -12.2 डिग्री सेल्सियस वहाँ पर टेम्परेचर जो है नोट किया गया। और वॉस्टॉक स्टेशन जो है -17.7 डिग्री सेल्सियस वहाँ पे टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। इसका ऑल टाइम अभी तक का रिकॉर्ड 15 डिग्री सेल्सियस था, अगर ज़्यादा से ज़्यादा हाई भी होगा, लेकिन इसने वो भी तोड़ दिया। वॉस्टॉक स्टेशन की बात यहाँ पे मैं कर रही हूँ। और ये सब इन्फॉर्मेशन एक ट्वीट में भी दिया गया है, किसके द्वारा? एक्सट्रीम वेदर रिकॉर्ड ट्रैकर मैक्सिमिलियानो हेरेरा द्वारा। अब सेम टाइम पे कुछ स्टेशंस ऐसे हैं नॉर्थ पोल पे जहाँ पे 30 डिग्री अबव नॉर्मल टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। और यहाँ पे भी रिकॉर्ड्स नॉर्वे में टूटे हैं, वार्म टेम्परेचर्स देखे जा रहे हैं ग्रीनलैंड में, रशिया के काफ़ी एरियाज़ में। और सेम डे में आर्टिक की अगर बात करें एज अ होल, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ पार्ट्स की ब्रोकन पार्ट्स में बात कर रहे हैं, अगर आर्टिक एज अ होल देखेंगे तो 3.3 डिग्री सेल्सियस वार्मर, अगर हम उसको इस एवरेज लेंगे 1979 to 2000 का, तो उससे 3.3 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल वार्मर जो है नॉर्मल से हमको टेम्परेचर वहाँ पे रिकॉर्ड करने को मिले हैं। सो ये बहुत ही कंसर्न की बात है। आप सोचेंगे 1 डिग्री से 2 डिग्री से क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। कॉन्सिक्वेंसेस इसके बिल्कुल अच्छे नहीं होंगे। रीज़न क्या है इन हाई टेम्परेचर्स का? देखिए, दोनों ये जो वेदर इवेंट्स हैं ये पोलवर्ड ट्रांसपोर्ट जो है हीट और मॉइस्चर का, उसकी वजह से हो रहा है। यानी आपकी जो हवाएं चल रही हैं विच आर लेडन विद योर मॉइस्चर एंड हीट, मॉइस्चर होगा बहुत ज़्यादा, हीट एब्जॉर्ब करेगा, वो सब पोल्स की तरफ जा रही हैं। और जहाँ वार्म एयर पोल की तरफ जाएगी वो कोल्ड वेव्स को, कोल्डर एयर को वहाँ से रिमूव कर देगी। स्ट्रॉन्ग विंड्स ऑस्ट्रेलिया से आ रही हैं जिस वजह से एंटार्क्टिका का टेम्परेचर अनयूजुअली वार्म हो रहा है, वो ऑस्ट्रेलिया से आ रही हैं। अब यहाँ पे देखिए एक टर्म यूज़ की गई है, एन एटमॉस्फेरिक रिवर। एटमॉस्फेरिक रिवर हम किसको बोलेंगे? यानी वो हवाएं जिसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है। तो एक एटमॉस्फेरिक रिवर जो है वो एक मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर बताया जा रहा है, जिस वजह से ईस्ट एंटार्क्टिक में हाई टेम्परेचर्स हैं। यानी ये रिवर्स ऑफ मॉइस्चर इन द एयर में इतना मॉइस्चर है जिस वजह से वार्म और ये जो मॉइस्ट एयर है कुछ लोकेशंस पे ये मूव कर रही है और
इन रीजन्स को बहुत ज़्यादा वार्म कर रही है। अब मॉइस्ट एयर होगी तो वो हीट को ट्रैप करेगी, पूरे कॉन्टिनेंट के ऊपर हीट ट्रैप होगी तो जितना आपका सरफेस टेम्परेचर है वो गर्म होता जाएगा। राइट नाउ अगर आप देखेंगे लोएस्ट सी आइस एक्सटेंट ऑन रिकॉर्ड अंटार्कटिका में हमें दिख रही है कि वहाँ पे जल्द से बहुत तेज़ी से मेल्टिंग भी हो रही है आइस की। कम आइस आपको वहाँ पे नज़र आ रही है। बहुत सारी आइस जो है अंटार्कटिका के अराउंड नॉर्मली अगर आप देखेंगे वो अब एक ओशन में कन्वर्ट हो चुकी है। ओशन में कन्वर्ट होने का मतलब है कि वो मेल्ट हो चुकी है। अब कितने अनयूजुअल हैं ये टेम्परेचर्स जो रिकॉर्ड्स देखे जा रहे हैं। अगर आप ईस्टर्न अंटार्कटिका की बात करेंगे तो बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी इवेंट है उसके हिसाब से, क्योंकि टेम्परेचर वहाँ पे 15 to 40 डिग्री सेल्सियस जो है डिफरेंस नज़र आ रहा है। लार्ज पार्ट्स जो ईस्टर्न अंटार्कटिका के हैं वो नॉर्मल से जितना वहाँ पे अभी टेम्परेचर होना चाहिए नॉर्मल से 20 डिग्री सेल्सियस जो हैं वो ज़्यादा वार्म हो चुके हैं और ये वार्मिंग अराउंड 15 मार्च को शुरू हुई और अभी तक चल ही रही है। फर्स्ट प्रिसाइज टेम्परेचर रिकॉर्ड जो लेट 1950s में लिया गया, अब उसके अकॉर्डिंग कई बार मुश्किल भी होता है थोड़ा कि कितना ज़्यादा चेंज हो रही है, बट ऑन एन एवरेज ये चीज़ें कंपेयर की जाती हैं। जो हमारे पास पुराना डेटा होता है उसके साथ इसको कंपेयर की जाती है। अब इससे हमको ये समझ में आता है क्लाइमेट क्राइसिस, पूरे अर्थ का जो पूरा क्लाइमेट सिस्टम है वो चेंज हो रहा है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस हमको बाकी जगह पे भी देखने को मिलेंगे, फ्यूचर में भी देखने को मिलेंगे। आर्टिक में टेम्परेचर्स वैसे भी अगर आप देखेंगे 1 डिग्री सेल्सियस पास्ट डिकेड से 10 सालों में इंक्रीज़ हुए हैं। नॉर्दर्न साइबेरिया, कैनेडियन आर्टिक वार्म हो रहा है 3 गुना ज़्यादा, बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 3 टाइम ज़्यादा ये वार्म होता जा रहा है। रिकॉर्ड टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था रशियन आर्टिक में। उस टाइम पे ये 2020 की बात है, तब 38 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देखा गया आर्टिक हीट वेव की वजह से। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो समर होती है उस टाइम पे जो हीट वेव चल रही थी। अब इसका क्या असर होगा? डेफिनेटली जो आपकी आइस शेल्व्स हैं वो मेल्ट होंगी, वीक होंगी, फिर मेल्ट होंगी इस हीट की वजह से। उसके बाद ये आइस शीट्स आपके ओशन पे फ्लो करेंगी और सी लेवल आपका इंक्रीज़ हो सकता है। अगर हमने ये आइस शेल्व्स को खो दिया, ये ख़त्म हो गई और ये पानी सारा कहाँ जाएगा? अल्टीमेटली आपका सी लेवल जो है वो इंक्रीज़ होने लगेगा। अब दूसरी चीज़ यहाँ देखी गई कि शार्प ड्रॉप इन आर्टिक सी, कि आर्टिक सी में भी ड्रॉप देखा गया है स्वालबार्ड में हाई टेम्परेचर्स की वजह से। लास्ट ईयर रिसर्चर्स ने बोला कि सी आइस जो है आर्टिक में वो बहुत कम होती जा रही है 2 गुना तेज़ी से जितना पहले वो सोच रहे थे, और ये सारा इफ़ेक्ट बाकी जगह देखा जा रहा है और एज अ रिज़ल्ट ऑफ राइजिंग टेम्परेचर ये सब हो रहा है। और अगर आइस मेल्ट होगी तो वहाँ पे ओशन, एक ब्लैक सी उसको नाम दिया जा रहा है, या आप कह लीजिए ओशन जो है वो सामने आता जाएगा, पानी सामने आता जाएगा और पानी और ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा जिससे ये वार्मिंग और भी तेज़ी से होगी। तो अब ये विशियस साइकिल बन गया है जिसको मैं ब्लैक वाटर बोल रही हूँ या डार्क वाटर कहा जाता है, कि डार्क वाटर एक्सपोज होगा जिससे सन की एनर्जी वो और ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा और ज़्यादा वार्मिंग होती जाएगी। तो इस साइकिल में हम एक ट्रैप हो चुके हैं। अब इस चीज़ का सल्यूशन क्या हो सकता है कि सभी देशों के ग्लोबल लीडर्स को सामने आना पड़ेगा। जितना भी हमारा एनर्जी सेक्टर है, एक कंट्री की बात नहीं की जा रही, ग्लोबली बात की जा रही है। फुल डीकार्बनाइजेशन करना होगा, बहुत ज़रूरी है। रीन्यूएबल एनर्जीज़ को प्रमोट करना होगा, एनर्जी एफिशिएंट जो चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी है, उसको प्रमोट करना होगा। यानी एनर्जी जो आज तक हम फॉसिल से ले रहे हैं, जहाँ से बहुत ज़्यादा कार्बन और आपके ग्रीन हाउस गैसेज एमिट होते हैं, उनको अब रोकना होगा। एक एनर्जी ट्रांजिशन का टाइम है, चेंज का टाइम है। उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी जो है उस पे शिफ्ट करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिफिकेशन ट्रांसपोर्ट की भी करनी पड़ेगी क्योंकि उससे माना जाता है, प्रोजेक्शंस हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस कम होंगी 72% बाय 2050। हर सेक्टर जो हमारा है, हर देश में उसके पास अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि वो अपने देश की रिन्यूएबल एनर्जी को किस तरह से कहाँ पे यूज़ कर सकता है और नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट कर सकता है। तो अल्टीमेटली कंक्लूजन में आप कह सकते हैं कि डीकार्बनाइजेशन का पाथवे जो है वो डिज़ाइन करना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट कि किस तरह से टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहे हैं, उसके रीजंस क्या हैं और कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, वे फॉरवर्ड में हम क्या कर सकते हैं। बाकी जियोपॉलिटिकल से देखेंगे, हर देश की अपनी आर्टिक
पॉलिसी है, इंडिया की भी ड्राफ्ट आर्टिक पॉलिसी है, जिसको रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पब्लिक के सामने रखा है कि हम किस तरह का वहाँ पे साइंटिफिक रिसर्च करना चाहते हैं, सस्टेनेबल टूरिज्म बनाना चाहते हैं, मिनरल ऑयल गैस एक्सप्लोरेशन आर्टिक रीजन में करना चाहते हैं। बट उसके साथ साथ इंडिया की इस पॉलिसी में दे वांट टू फाइट द क्लाइमेट चेंज ऑल्सो, कि किस तरह आर्टिक रीजन जो बहुत तेज़ी से गर्म हो रहा है, वार्म हो रहा है, उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है, वहाँ के इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करना है। बाकी साइंस रिसर्च एक्टिविटीज़, ह्यूमन डेवलपमेंट कोऑपरेशन, ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी, गवर्नेंस, नेशनल कैपेसिटी बिल्डिंग, ये हमारे डिफरेंट पिलर्स हैं, 5 पिलर्स हैं जो आर्टिक पॉलिसी रोड मैप में इन्होंने दिए हैं। अब क्वेश्चन आपके लिए, विच लाइन मार्क्स द बाउंड्री ऑफ द जोन where the sun never sets during the June solstice and never rises during December solstice? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, एंटार्क्टिक, आर्टिक, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कमेंट सेक्शन में, या टेलीग्राम में पोल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बाकी कोर्सेज के लिए यू कैन विजिट आवर वेबसाइट और डाउनलोड द एप्लीकेशन। कोर्सेज EMI पे भी अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच।